फैक्टर ऑफ यूनिटी के 1 लेना है या कुछ दे रखा है, एंड सेम साइज बियरिंग एट ईच लोकेशन, यानी दोनों लोकेशन पर सेम साइज की बियरिंग चाहिए। सेम ऐसा नहीं, हालांकि हो सकता है रेडियल रूटिंग के लिहाज से उनके साइज डिफर करते हैं, लेकिन ड्यू टू द असेंबली कंसिडरेशन एंड इन्वेंटरी प्रॉब्लम वी विल सिलेक्ट द सेम साइज ऑफ द बियरिंग। यूज एंड एप्लीकेशन। अच्छा, फाइंड द रिक्वायर्ड रेडियल कैपेसिटी ऑफ द बियरिंग। फाइंड द रिक्वायर्ड रेडियल कैपेसिटी मींस CR आपको निकालना है ऑफ द बियरिंग। टेक L10 और LR 90 to 10⁶ revolution. तो we find the required radial capacity of the bearing. मैं यहाँ यूं भी लिख सकता हूँ, find the suitable bearing of SKF company या टिमोशेंको कंपनी। तो उसमें वो कैटलॉग की जरूरत पड़ेगी। आप जिस ये शैफ्ट है इसका वो डायमीटर होगा, उस डायमीटर के लिहाज से जो आपकी रेटेड कैपेसिटी आए, डायमीटर प्लस रेटेड कैपेसिटी के लिहाज से कैटलॉग से बियरिंग का नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बियरिंग का नंबर सिलेक्ट करने के लिए डायमीटर ऑफ द शैफ्ट हो और रेडियल लोड, कितना रेटेड कैपेसिटी है, ये दो चीज। तो हम यहाँ ओवर एग्जाम में क्योंकि कैटलॉग कहाँ लाते फिर रेटेड कैपेसिटी निकलवा लेते हैं। एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। रेटेड कैपेसिटी CR अगर निकाल लें, उसके साथ डायमीटर मालूम हो तो कैटलॉग से आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन मकसद है CR निकालें। तो फाइंड द रिक्वायर्ड रेडियल कैपेसिटी ऑफ द बियरिंग। टेक L10 और LR 90 to 10⁶ रिवॉल्यूशन। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? हेलो हेलो यस सर। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बस इसको सॉल्व करना है। अरेंजमेंट इज दिस, ये O है, यहाँ O से आपने दो वर्टिकल एक्सिस को Y और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस X, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को X मान लिया OX, और इसके जस्ट एक परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस होगा वो Z कहलाएगा, जो मैं दिखाना है। इसका एंड व्यू देखेंगे तो देखिएगा एक छोटी पुली है जो C पर माउंट है, एक बड़ी पुली है जो A जगह पर A पॉइंट पर लोकेटेड है, ठीक है। अब A जो लार्जर पुली है उस पर जो आपका बेल्टिंग की गई है वो इंक्लाइन है। इस तरीके से इंक्लाइन है कि हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो T1 बनाएगा उतना ही T2 बनाएगा। इसका मतलब इन दोनों का T1 प्लस T2 का सम इस रेडियल डायरेक्शन में आएगा। तो T1 और T2 हमें चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि स्मॉलर पुली पर आपके टेंशन दे रखे हैं कि ऊपर वाले यहाँ आपका 0.72 किलो न्यूटन है और ये 0.1 किलो न्यूटन है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो तुम मुझे ये सोच के बतलाओ कि 0.72 किलो न्यूटन और 0.12 किलो न्यूटन जो स्मॉलर पुली पर बेल्ट इंजन में कौन सा T1 है इसमें? हेलो हेलो तौकीर, तौकीर बताइए कौन सा T1 होगा? स्मॉलर पुली पर दो लोड दे रखे हैं, यहाँ ये बेल्टिंग है, हॉरिजॉन्टल बेल्टिंग है, तो ये 0.7 किलो न्यूटन है, 0.1 किलो न्यूटन है, तो नेचुरली 0.72 आपका T1 हुआ। हेलो यस सर, कम हुआ ये। यस सर, यस सर। ये T1 हुआ, कम हुआ, 0.72 कम है, 0.1 कम है, यानी ये T1 हुआ, नीचे वाला T2। 0.1 ये क्या हुआ? 0.1 T2 हुआ, 0.72 आपका T1 हुआ। जब फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे थे तो इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों पुली में
एक तो पुली ए पर माउंट है, एक सी पर माउंट है। इन दोनों में कौन सी पावर रिसीव कर रही है, या कौन सी आपकी ड्रिवन पुली की तरह काम कर रही है और दूसरी आपकी ड्राइवर पुली की तरह काम कर रही है? कैन यू टेल मी by seeing the direction of rotation and T1 and T2, how you can say that? बताओ भाई, कुछ है आइडिया? ए पुली कर रही है। ए पुली ड्राइव दे रही है, ए पुली इज वर्किंग एज ए ड्राइवर और सी पुली इज वर्किंग एज ए, बोलो, ड्रिवन पुली। ये उल्टा भी हो सकता है। खैर, इसके लिहाज से जो फिगर है, इस फिगर के लिहाज से मैंने डायरेक्शन रोटेशन ये दे रखी है, तो ये आपका 0.1 और 0.72, दिस विल वर्क एज ए ड्राइवर। सी पुली ड्राइवर है। इस सी से किसी दूसरी पुली को, जो इसके पीछे है, इधर पीछे है, ये सी पुली किसी दूसरे को पावर दे रही है, तो दिस सी इज वर्किंग एज ए ड्राइवर और A is receiving the power. A पर पावर आ रही है। क्यों? मैंने बताया था आपको कि जब बेल्ट टेंशन जो डिसाइड करते हैं तो पहले पुली में डायरेक्शन रोटेशन लगाते हैं, ठीक है? फिर ये देखते हैं कि दो पुलियों में से कौन सी आपकी फॉलोअर या ड्रिवन पुली है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये आपकी ए पुली पर आप कहीं दूसरी मोटर से पावर ले रहे हैं, तो मोटर पे जो पुली होगी वो ड्राइवर पुली होगी और ए पुली जो है ये ड्रिवन और फॉलोअर पुली है। यहां से पावर आ रही है क्योंकि बड़ी पुली है ये। तो अब ये आपने डिसाइड कर लिया कि पुली ए इज योर फॉलोअर और ड्रिवन पुली। अब देखिए डायरेक्शन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने एक थंब रूल बताया था कि जहां से फॉलोअर पुली के ऊपर से जहां से बेल्ट लीव करे वो साइड T1 होगी, मींस टाइट साइड होगी। तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है और ये आपकी बेल्ट ऐसे होगी, यहां से बेल्ट लीव करेगी। ड्यू टू दिस रीजन इट इज ट्रीटेड एज T1 टाइट साइड। अभी मैं फॉलोअर पुली की बात कर रहा हूं, मींस आई हैव डिसाइडेड दैट पुली ए इज ए ड्रिवन और फॉलोअर पुली। सो इसमें डायरेक्शन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बेल्ट यहां से, यानी इस ए के ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है, यहां से ये लीव कर रही है, लिहाजा इस साइड आपका टाइट साइड T1 होगा और इसके जस्ट दूसरी साइड जो होगी वो T2 होगा। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि विच वन इज T1 विच वन इज T2। ये डिसाइड करते हैं क्या है रूल, पहले हम डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन और रोटेशन क्या है और ये पुली, जिस पुली को ले रहे हैं हम, ये ड्रिवन पुली है या ड्राइवर पुली है। तो हमने देखा कि पुली ए इज रिसीविंग द पावर, सो इट इज फॉलोअर और ड्रिवन पुली। ड्रिवन पुली है तो ड्रिवन पुली के ऊपर डायरेक्शन रोटेशन लगा लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब जहां से बेल्ट लीव करेगी तो बेल्ट यहां से लीव करेगी, इसकी सरफेस को यहां से छोड़ेगी, तो ये साइड टाइट साइड कहलाएगी और इसके जस्ट अपोजिट T2 कहलाएगी। इसके जस्ट कंट्रेरी अगर पुली ड्रिवन और फॉलोअर की बजाय ड्राइवर होती, जैसे ये है, तो छोटी पुली है, ये ड्राइवर पुली है, मतलब यहां से पावर लिया आपने और शैफ्ट के जरिए सी पर ट्रांसफर, और सी पुली पर जो बस से यहां से कोई दूसरा पीछे कहीं आपकी मशीन कनेक्टेड है, वहां से हमें इसको सी पुली के जरिए उस मशीन को चलाना चाह रहे हैं। तो सी पुली वर्क एज ए ड्राइवर। तो सी पुली जो है ड्राइवर काम करेगी। तो ड्राइवर में, यानी सी जो पुली है, स्मॉलर पुली है, दिस इज वर्किंग एज ए ड्राइवर
तो इसमें जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बात लगेगी। यहाँ जैसे डायरेक्शन रोटेशन जो ए का है वही सी का होगा, सेम चार्ट पर है। तो इसके जैसे डायरेक्शन रोटेशन के जस्ट ऑपोजिट, यानी जहां से बेल्ट लीव कर रही है वो लीव नहीं कर रही, यहां से जहां से बेल्ट इन कर रही है, यानी ए का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहां से बेल्ट इन कर रही है वो टाइट साइड कहलाएगा, और जहां से बेल्ट लीव कर रही है वो स्लैक साइड हो जाएगा। इन केस ऑफ ड्राइवर, फॉलोअर या ड्रिवन में जस्ट उल्टा, जहां से बेल्ट लीव करती है वो टाइट साइड, और जहां से इन करती है वो आपका स्लैक साइड। ओके, ये कंसेप्ट जरूरी। तो इसका मतलब ए पुली पर ये T1 हुआ और ये T2, सी पुली पर ये T1 क्योंकि ज्यादा दे रखा 0.72 है और ये 0.1 टाइट, 0.72 टाइट साइड हो गई, 0.1 किलोसन ये स्लैक साइड। इन दोनों का समीशन, कमेंट ले लो, पेंसिल ले लो, इन दोनों का समीशन इस सेंटर पे करेगा। दोनों फोर्स जो आपके T1 T2 का समीशन यहाँ इधर, this will act as a horizontally equal to the force T1 मतलब 0.72 प्लस 0. यानी इसको T3 मान लो, इसको T4 मान लो, तो ये कितना हो 0.82 किलो न्यूटन। which is summation of this and this। अब T1 और T2 आपको निकालना है, बाद में निकाल लेंगे, लेकिन लगेगा कि इन दोनों का समीशन इन दोनों के बीच के एंगल के डायरेक्ट में यहां लगेगा इस इंक्लाइन डायरेक्शन में T1 प्लस T2 जो आपको निकालना है, T1 प्लस T2। अब एक कंडीशन वालों इसको देखने के बाद कि यहां जो भी टॉर्क ट्रांसमिट होगा, स्मॉलर पुली पे जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, दिस 0.72 माइनस 0.1। नेट ड्राइविंग टेंशन इन दोनों का डिफरेंस हुआ 0.72 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली। दिस इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन पुली सी, और जितना टॉर्क यहाँ होगा उतना ही ए पर होगा। ए पर क्या होगा, T1 माइनस T2 इज द नेट ड्राइविंग टेंशन मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द पुली ए। इस कंसेप्ट से T1 और T2 निकाल सकते हैं। ये इसका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। इसको मैंने 3D में दिखा दिया है। देखिए O है, Y ऊपर है एक्सिस, और ये OX इधर ले लिया है और OZ इधर होगा। तो क्योंकि बियरिंग O पर लगा हुआ और B पर लगा हुआ, तो यहीं आपकी रेडियल फोर्स आएंगे, सारे के सारे फोर्स O और B बियरिंग पर ही आएंगे, और वो रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जिनको निकालने के लिए डायग्राम बनाइए। आप देखिए यहाँ इस पुली सी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो 0.82 किलो न्यूटन का है। तो देखिएगा यहाँ हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा ये एक्स है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स इस एक्स और ओ वाई के जस्ट परपेंडिकुलर की ऐसे जेड डायरेक्शन में जो होगा वो आपका इसका समीकरण कहलाएगा। इधर ये जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन वो कितना होगा, ये 0.8। जब इसको यहां से देखेंगे तो कुछ ऐसा, ये 0.82 किलोमीटर एक्टिंग इन जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड। ये आ गया जो सी पर आपका फोर्स लग रहा है। अब ए पर आ जाइए, ए पर देखेंगे तो ये भी जेड एक्सिस से कुछ एंगल है, ये इसको रिजॉल्व कर लेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में T1 प्लस T2 cos 40 डिग्री, और वर्टिकल डायरेक्शन में T1 प्लस T2 इंटू साइन 40 डिग्री। तो देखिए ये जो फोर्स है विच इज एक्टिंग एट ए, दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इसलिए यहाँ से अप्लाइड।
यानी हॉरिजॉन्टल से ये 40 डिग्री पर है। ओके, इसको रिजॉल्व किया है एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये T1 और प्लस ये T1 और T2 का समीकरण पता लग जाए यहाँ, जिनको आप वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स का पता लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन जेड डायरेक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका जेड डायरेक्शन होगा, वर्टिकल इंडिपेंडेंट रहेगा। अब क्योंकि यहाँ वर्टिकल मीन्स वाई डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मीन्स जेड डायरेक्शन में दो फोर्स हैं और ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो नेचुरली ये सारे के सारे कौन बर्दाश्त करेंगे? दो बियरिंग। अब क्योंकि मैं डायरेक्शन बता रही हूँ लिहाजा आई एम एज्यूमिंग दैट के बियरिंग बी और बियरिंग ओ पर दो रिएक्शन लगेंगी, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिएक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन रिएक्शन, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिएक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन। इनको सबको निकालने का तरीका है वो आप देखिए। सॉल्यूशन, टॉर्क एट पुली सी, एंड इस पुली सी पर टॉर्क क्या होगा? दिस 0.72 minus 0.1 multiplied by radius of the pulley C. TC, torque at C equal to 0.72 minus 0.1 into radius of the pulley. इसका डायमीटर 250 है तो रेडियस 250 डिवाइड बाय 2 हो गया। इसकी मदद से आपने टॉर्क ट्रांसमिटेड एट C निकाला। चेक करो। हेलो, हेलो अंकित अपना सही है सर। यस, ये आ जाएगा टॉर्क 77.5 किलो न्यूटन mm। इसके बाद में इतना ही टॉर्क आपका ए पर होगा, ए पुली पर होगा। इतना टॉर्क यहां से जा रहा है वही आपका यहाँ ट्रांसफर होगा। तो टॉर्क एट ए पुली ए इक्वल T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ पुली ए। रेडियस की डायमीटर 500 डिवाइड बाई 2, you will get this T1 minus, आप T2 का दे रखा है, T2 is 20% of T1 रखा ना, T2 is 20% of T1, तो T1 minus 0.2 T1, T2 को रिप्लेस कर दिया 20% of T1 equal to 250 मतलब 250। इन सबसे कैलकुलेट किया, you will get relation 0.8 T1 into 250 equal to 200 T1। मतलब कुल मिला के neglecting friction loss, put TA equal to TC, torque transmitted at C should equal to torque transmitted at A। अगर friction loss हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये torque transmitted at C ये 77.5 है और A पर जो आ गया 200 T1 आ गया। So 200 T1 equal to 77.5. So T1 you can find it 0.3875 kilonewton. Check it. चेक करो जल्दी से। सर 0.38756। ठीक है ना, किलो न्यूटन। न्यूटन बदलना चाहता है 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 387.5 न्यूटन आ जाएगा। चलिए T1 आ गया तो T2 इसका 20% है तो T2 0.2 टाइम्स ऑफ T1, you will get 0.0775 किलोमीटर। तो नेट पुल एट C which is equal to T1 plus T2 in Z डायरेक्शन, तो 0.72 यानी C पर स्मॉलर पुली का 0.72 plus 0.1 means 0.8 किलोमीटर in Z direction, और पुल एट A 0.3875 प्लस T1 प्लस T2 0.0775 ये आपने चेक किया है तो 0.465 किलोमीटर। तो ये पुल एट C इतना आ गया, ये पुल एट A इतना आ गया, इनके डायरेक्शन पता है। अब आप पुल एट A इन Z डायरेक्शन, जो इंक्लाइन डायरेक्शन में था, तो पुल एट A इन Z डायरेक्शन उसको रिजॉल्व कर दिया है कॉस से, तो 0.465
divided by cos 40 degree, you will get this. And pull at A in negative y. y में प्लस में नहीं जाएगा, नेगेटिव y. y डालेंगे, देखेंगे आप इसे, जब इसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ इसको 0.6 को 465 को, इसको दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट z डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट y मींस नेगेटिव y में. ओके, तो नेगेटिव y डायरेक्शन 0.465 sin 40 डिग्री, यू विल गेट 0.3 किलोमीटर. ठीक है भाई, यानी ए पर दो कंपोनेंट पूरी वर्टिकल डायरेक्शन में आए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ऑल फोर्सेस इन y एंड z डायरेक्शंस आर शोन इन फिगर में लगा दिखाए रखे हैं. डिटरमाइनिंग द सपोर्ट रिएक्शंस RO एंड RB हमें निकालनी है. तो पहले इन y डायरेक्शन मीन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक ये लग रहा है, ए पर ये है रिएक्शन, ओ पर ये है ROY, बी पर RBY, ए पर ये 0.3 किलोमीटर और सी पर कुछ नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लिहाजा दिस प्लस दिस शुड 0. तो कुछ ऐसे लिखा होगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मींस ROY प्लस RBY शुड इक्वल टू 0.3. इक्वेशन फर्स्ट. अब इसमें किसी सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट ले लो, तो सिग्मा MA y इक्वल टू 0, तो 0.3 इंटू 400 प्लस RBY इंटू 700. देखो RBY मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 700. दिस इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये 0.3 वाला जो है ये क्लॉकवाइज, यानी ये यानी O के अबाउट ले रहे हैं मूवमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा और ये क्लॉकवाइज, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे मूवमेंट अबाउट O. तो वही कोशिश कर रहा हूँ, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन. तो सिग्मा MOY इक्वल टू 0 माइनस 0.3, क्योंकि ये 0.3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट करेगा. 0.3 मल्टीप्लाई 100 प्लस RBY इंटू 700 इक्वल टू 0. इससे आपका RBY निकल जाएगा. चेक इट. रिएक्शन एट बियरिंग B, वर्टिकल रिएक्शन एट B और रिएक्शन इन Y डायरेक्शन एट बियरिंग B. देखो कितना है भाई? yes, सर सही है 0.171 किलो न्यूटन जी. अब उस पर निकालने से ROY तो नेट 0.3 है, इसमें से घटा दो 0.1. तो दोनों सपोर्ट पर ये दो रिएक्शन निकली आई. अब Z डायरेक्शन, ये Y डायरेक्शन है, ये भी Y डायरेक्शन, ये भी Y डायरेक्शन है. अब Z डायरेक्शन में निकालिए दोनों बियरिंग पर. तो Z डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखिए A पर ये है 0.336 का, और यहाँ O पर ये है, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. ये इधर है पॉजिटिव Z डायरेक्शन है, ये नेगेटिव Z डायरेक्शन. इन दोनों का रिएक्शन यहाँ B पर RBZ और A पर ROZ. मैंने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आप डायरेक्शन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से निकालें. इन Z सिग्मा FZ इक्वल टू 0, तो RBZ माइनस ROZ, क्योंकि दोनों को ऑपोजिट माना मैंने, प्लस 0.356 माइनस 0.82 इक्वल टू 0. चार फोर्सेस हैं, Z डायरेक्शन में चारों का समीकरण 0 होना चाहिए. जब इनको रखेंगे यू विल गेट RBZ माइनस ROZ इक्वल टू, इनमें से घटा के देखो 0.464.
किसका माइक ऑन है ये? हेलो, किसका माइक ऑन है? 0.82 में से ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. यू विल गेट 0.464 इक्वेशन फर्स्ट. इज इट ओके? ओके सर. ओके चलिए फिर मूवमेंट ले लो किसी एक. ओके अबाउट तो सबके अबाउट दिस मल्टीप्लाई 0.356 माइनस 700 RBZ प्लस 1000 into 0.82 इक्वल टू 0. सबको निकालेंगे तो RBZ यू विल गेट 0.968 किलो न्यूटन. जो डायरेक्शन आपने चूज की है RBZ की वो सही है. विद पॉजिटिव RBZ विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. इसकी वैल्यू 0. अभी जो कैलकुलेट किए हुआ है और ROZ इसके जस्ट ऑपोजिट होगी. RBY आ गया, ROZ ये है और RBZ ये है. ओके. अब इसका मतलब O बियरिंग पर एक Z डायरेक्शन और एक Y डायरेक्शन है. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा. मींस रिजल्टेंट रिएक्शन एट O एंड B आर RO इक्वल टू ROY जो आपने निकाला है प्लस ROZ ये और ROY ऊपर से निकाला है आपने. क्या निकाला है ROY? ये रहा ROY, ये रहा. ये रहा ROY 0.129 और ROZ ये रहा 0.504. ये दोनों वैल्यू स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट ले लिया तो साइन का फर्क होगी. स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू विल गेट 0.52 किलो न्यूटन एंड रेडियल रिएक्शन RB इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. RBY स्क्वायर प्लस RBZ स्क्वायर दोनों का सॉल्यूशन किया. यू विल गेट 0.983 किलो न्यूटन. ये रिएक्शन होगी एट बियरिंग O एंड B पर. किसी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है. इन दोनों का रिजल्ट किसी रेडियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा तो रेडियल डायरेक्शन में. उसी रेडियल डायरेक्शन दैट फोर्स इज ट्रीटेड एज ए रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बियरिंग. यानी नेट रेडियल फोर्स एक्टिंग एट बियरिंग O विल बी दिस. जो रिएक्शन आएगा उतना ही आपका रेडियल लोड लगेगा O पर. जितना रिएक्शन आपका B पर आया वही रेडियल लोड ट्रीट किया जाएगा बियरिंग B पर. हेलो हेलो. यस सर. यानी रिएक्शन निकालने का मतलब जितना रिएक्शन हो उसको उतना ही रेडियल लोड है, उतना ही रिएक्शन आएगा. तो B पर जो रेडियल लोड है वो 0.983 किलोन्यूटन का है. O बियरिंग पर जो आपका रेडियल लोड है वो 0.520 किलोन्यूटन का है. अब दोनों लोकेशन पर आपको सेम साइज के बियरिंग लगाने हैं. तो इन दोनों में से कौन सा रेडियल लोड कहां कंसिडर करेंगे? बोलो. बियरिंग सेलेक्ट करने के लिए कौन सा लोड सेलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम. ज्यादा वाला मैक्सिमम. मैक्सिमम RB. दिस विल बी कंसीडर्ड. वो रेडियल लोड होता है ना फॉर्मूले में F इक्विवेलेंट और FR, दैट विल बी टेकन एज दिस. तो यहां से ऊपर तक जितनी कैलकुलेशन है वो सिर्फ रेडियल लोड एस्टिमेट करने के लिए है. सीइंग द ज्योमेट्री. हालांकि अगर ये प्रॉब्लम डिजाइन ऑफ शाफ्ट की होती तो फिर बेंडिंग मोमेंट भी निकालते. इस बियरिंग सिलेक्शन में सिर्फ रिएक्शन से ही बात बन जाती है हमारी, बेंडिंग मोमेंट की जरूरत नहीं है. ओके. Because load at bearing B is maximum, the basis of selection of the same size bearing at both the position will based upon this load means RB के ऊपर बेस होगा. कैसे होगा? Now from the relation of rated capacity, CR equal to क्या होगा? FE
multiplied by application factor K multiplied by KB reliability factor into LD dash upon LR into 0.3. ये फार्मूला है वेल नोन। अब मैंने बताया था कि जब एक्सियल लोड नहीं है तो रेडियल लोड FR इक्वल टू FE, ठीक है। देखिए वेयर FE इक्वल टू FR और FR रेडियल लोड कितना है RP के बराबर, रिएक्शन कितनी 0.983 किलो न्यूटन, ये आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन फैक्टर इज गिवन टू यू 1, KB इज योर रिलायबिलिटी फैक्टर। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम में कितनी दे रखी है, बोलो कितनी रिलायबिलिटी है? हेलो, प्रॉब्लम 90%। 99% 99 है बेटा। 90% के लिए तो सीधे सीधे 1 रख दो KB। KB विल बी कैलकुलेटर यहां भी रखेंगे तो KB की वैल्यू 1 आएगी अगर 90%। अदर देन 90% के लिए फॉर्मूला यूज होगा, चेक करके देख लो। KB इक्वल टू 0.5617 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार लॉग 1 by R 0.25641, ये फैक्टर निकालिए और देखिए रिलायबिलिटी कितनी आती है, इसे चेक करके बताओ। KB कितना आता है? 1.826। 1.826, 26 मीन 3 कर दिया मैंने, 1.83। इज इट राइट? हेलो हारून, हारून, हाँ यस सर, यस सर। ललित आपने निकाला? ललित हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठा करो भाई, ये ट्यूटोरियल क्लास है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है। ये हाथ के हाथ इस वक्त कर लोगे तो बेहतर रहेगा, छोड़ दिया ना जरा से लूज पड़ गए। ट्यूटोरियल का मकसद ये कि हैंड टू हैंड आप कैलकुलेशन करें। 1.83 KB की वैल्यू, अब सारी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। CR आपके पास 0.983 है, एप्लीकेशन फैक्टर 1 है, रिलायबिलिटी 1.83 है, और ये LD डैश 24 किलो आवर है, 24 किलो आवर, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1000, 24,000 आवर मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में कितने मिनट? 60, और 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन? 720 दे रखे ना, यानी पूरा जो वैल्यू रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। 24 किलो आवर इसकी लाइफ दे रखी है, इतने घंटे चलेगा, 24 किलो आवर मूव करेगा। 720 इसके RPM है, और ये घंटों को हमें मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया है। यू विल गेट द न्यूमरेटर वैल्यू इन रिवोल्यूशन, ठीक है। डिवाइड बाई LR क्या है? 9 to 10 power 6। नहीं भी है तो याद कर ले, रेटेड लाइफ और L10 लाइफ किसी बियरिंग की 90 to 10 power 6 मानी जाती है। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। है 3.72। यस सर। सब चेक करें, मेरे तो 75 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ है? 3.7449 7.449 तो 7.5 आ जाएगा ना, 7.2 तो नहीं, 3.72 नहीं, 7.49, 3.749 आएगा तो 3.75 ले सकते हैं आप, कहीं देखना। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर रेटेड कैपेसिटी। ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू कैन सेलेक्ट, यानी ये रेटेड कैपेसिटी है आपके पास, शाफ्ट का डायमीटर है, जहां आपको बियरिंग लगाने हैं उनका डायमीटर पता है। ये दो चीज आपके हाथ में है, तो कैटलॉग से आप बियरिंग का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
बियरिंग का नंबर सिलेक्ट करेंगे इस लिहाज से। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ CR इक्वल टू 3.75 किलो न्यूटन, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कहलाती है। CR इज कॉल्ड डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड shaft diameter. The suitable bearing may be selected from the manufacturing catalog. Okay? कैटलॉग अगर होता या एग्जाम में दिया तो आप तो सिलेक्ट कर सकते, नहीं है तो आप इतना भी निकाल के दे जाएंगे। हेलो 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 सर। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो हमारा जो फिगर है सर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, जो फिगर दिया हुआ था सर साइड व्यू जिसमें फ्रंट व्यू बना हुआ है। जी साहब, ये रही। इसमें जो ये ड्राइविंग जो पुली हमारा जो सी है, इसके ऊपर जो ये टेंशन है, ये तो ऑलरेडी गिवन होगा ना क्वेश्चन में? दिया है ये 0.72 0.1 दिया है ना ये। यस सर, यही कंफर्म करना था बस। ठीक है सर। दिया होगा या इस पे पावर और आरपीएम दिया होगा। अगर पावर और आरपीएम में कहूँ, इसमें पावर किलोवाट ट्रांसफर कर रही है ये, ठीक है जी सर। तो पावर हो है, एंगल भी दिया होगा ना ये इसका T1 का। जी जी, ये फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। फिगर में दिया है, ये फिगर तो क्वेश्चन के साथ ही होगा। दिया होगा, ये 40 डिग्री दिया है आपको ये। जी सर, ठीक है ठीक। बताइए कुछ डाउट है इस टाइप का? नहीं, ये जो डिजाइनिंग ऑफ शेफ्ट का ये इस तरीके से भी एक्सटेंशन हो सकता है कि जब बियरिंग उसके लिए सेलेक्ट करने हो आप, ठीक है। या कभी कभी जो शेफ्ट डिजाइन की प्रॉब्लम आई हुई है और लास्ट में जब बियरिंग की बात हो, कहते हैं सेलेक्ट द सुटेबल बियरिंग फॉर द शेफ्ट गिवन प्रॉब्लम नंबर 1। सर यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे अभी टेंशन हुआ है दोनों में ही, मतलब ड्राइविंग जो हमारा पुलिस ये इसका दिया हुआ है, अगर पावर और क्या कहते हैं आरपीएम दिया होगा या टॉर्क आ जाएगा, पावर इक्वल टू टॉर्क और टॉर्क निकाल के फिर इसके रेडियस से निकाल लेंगे इसका जो फोर्स होगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, तब भी कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो इंशाल्लाह उम्मीद है आप कर लेंगे प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम मैंने एक जो भी पहले दिख रहा था वो नहीं है, एक अनसॉल्व प्रॉब्लम दी होगी मैंने आपको, यही है ना? देखो ये वाली बिल्कुल सिमिलर है, अपने आप सॉल्व कीजिए। देखो ये जो थियरी निकल गई यार, ये RCB प्रॉब्लम 2। ललित ये है आपके पास? नहीं, हेलो है सर, क्लासरूम में है, ये क्लासरूम में है सर, गूगल क्लास। इसको सॉल्व करना अपने आप। ये एफ है, ये भी जब रिजॉल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व, बिल्कुल सिमिलर। ये हमारे सॉल्व भी है, देखो दे रखी कर रखी है सॉल्व, ठीक है। ये हमारे बहुत ही रेनॉन्ड प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर IA खान, बेहतरीन डिजाइन के पायनियर थे ये, वो कराते थे, उन्हीं से हमने सीखा है ये उनके नोट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सिमिलर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम और पिछले वाले प्रॉब्लम और एक वैसे इन तीन प्रॉब्लम को आप तीनों प्रॉब्लम को आप अपने मशीन डिजाइन ट्यूटोरियल की कॉपी पे नोट कर, ठीक है। अभी ललित ठीक जी सर, एक ये हो गया है सर, एक जो अभी कराया आपने, और तीसरा कौन बता रहे हैं? इससे पहले पिछले टर्न पे कराई थी बगैर फिगर के, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलिए वो तो उसमें फिगर हो तो हाफ पेज की प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नाउ आई एम लीविंग, अगले टर्न पे इंशाल्लाह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग करेंगे। हाँ ललित ठीक है सर। एंड तौकीर, आप दोनों की एक जिम्मेदारी है कि आप शिगले की बुक कहीं से तलाश करें, उसमें रिमोडी एंड बॉयड चार्ट्स हैं,
स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग के रिमोडियन बाइट चार्ट्स हैं, उनको शेयर कीजिए, उनके पीडीएफ बना के उनको पूरी क्लास में शेयर करें, उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। हेलो, ठीक है सर। यस सर। हाँ, कर दो। 2 लोग जिम्मेदारी ले लें, अगले टर्न पे जब आए तो रिमोडियन बाय चार्ट और डिजाइनिंग द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग, उससे पहले कुछ थ्योरी होगी, इस थ्योरी के बाद जो न्यूमेरिकल होंगी वो रिमोडियन पॉइंट चार्ट्स होंगे। ओके, चलिए, नाउ आई एम लिविंग। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आप, और अटेंडेंस लेके सर को जमा कर दीजिए। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई अटेंडेंस क्या करें? अटेंडेंस तो डाल दी चैट बॉक्स में, अब क्या करना है? अब लीव करो और क्या करना है? अब कल जाना है सुहेब सर के घर, वहाँ अटेंडेंस लगवाना है। स्वैप